हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकेश सीएलसी सीकर से मैथमेटिक्स फैकल्टी। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस बार सीएलसी ने सभी बच्चों के लिए जो आईआईटी ने 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर कंडक्ट कराए थे उन सभी पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इन सभी वीडियो सॉल्यूशन को देखें और अपने गोल को अचीव करें। बट एक छोटी सी बात उसको ध्यान दें। देखो, जिस तरीके से आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया गया था उनमें तो क्या था कि जो क्वेश्चंस थे उनको सारे पेपर्स को टॉपिक वाइज किया गया था। बट एडवांस के अंदर जिस ईयर में जो पेपर ऑर्गेनाइज किए थे उन्हीं पेपरों को आपको डायरेक्टली क्या गिवन है, वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आईआईटी के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन है वो मिक्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं, तो अपन उनको प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन को किस टॉपिक में लेना चाहिए। ले सकते हैं बट उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, 3-3 4-4 टॉपिक्स हैं एक साथ। तो इस वजह से पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। तो आप इन सभी वीडियो सॉल्यूशन को देखें और अपने गोल को अचीव करें। क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देन आपको tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस 2 कोस इनवर्स 2/√5 की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। ऑप्शंस गिवन है अपन को। तो देखो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अपन एक काम करते हैं, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको अल्फा लेट कर लेते हैं और बेटा कोस इनवर्स 2/√5 को अपन बीटा लेट करते हैं। तो देन हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बेटा tan ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा। और इसमें आप अप्लाई करें tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देन वी विल गेट tan अल्फा माइनस tan 2 बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan 2 बीटा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 3/5 को हमने अल्फा लेट किया है, तो इससे क्या आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू अचीव हो चुकी है 3/5। तो साइन अल्फा, साइन अल्फा अगर 3/5 है, आपने साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा लेट किया है और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आएगी, फर्स्ट में। तो ये 3 आ गया, ये 5 हो गया और ये 4 और ये अल्फा। तो देन इसके अकॉर्डिंग आपका tan अल्फा कितना बन जाएगा, 3/4। तो tan अल्फा की वैल्यू तो क्या मिली, 3/4। सिमिलरली जब आपने कोस इनवर्स 2/√5 को बीटा लेट किया है, और ध्यान दें कोस इनवर्स x इक्वल टू बीटा, तो बीटा क्या होगा, 0 से π। बट कोस इनवर्स के अंदर वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो कोस इनवर्स का आउटपुट होता है 0 से π/2। देन बीटा इज ऑल्सो 0 से π/2। तो बीटा भी आपका 0 से π/2 के बिटवीन होगा। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, इससे आ गया कोस बीटा इक्वल टू 2/√5। तो अपन अगेन ट्राइंगल की हेल्प से ये बना गया, तो बीटा, तो इससे tan बीटा आ गया 1/2। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल से tan बीटा की वैल्यू हाफ है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, tan 2 बीटा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर बीटा। इस वैल्यू को पुट कर दो, तो इधर tan अल्फा की वैल्यू tan 2 बीटा की वैल्यू को पुट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका आंसर मैच करेगा और उसका आंसर आएगा -7/24। ठीक है, देखो सॉल्यूशन भी इस फॉर्मेट में गिवन है। इसको अल्फा लेट किया है, इसने क्या टोटल को बीटा लेट कर ली, उससे भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन का, ये एरिया अंडर दी कर्व का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि लेट एक सेट एस है x, y, बोला एक्स पे प्लेन पे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। और एक आपको लाइन गिवन है 3y प्लस √8x लेस देन इक्वल टू 5√8। देन एरिया ऑफ द रीजन एस इज, तो इन सभी कर्व से जो बाउंडेड बाय एरिया उसको क्या बोला गया, अल्फा √2 माना गया। तो देन अल्फा इज ऑप्शन के में। तो देखो क्या करना है, जब भी अपन को एरिया क्या करना है, कैलकुलेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी कर्वों को ड्रॉ करेंगे। तो देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक तो कर्व है y स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और देखो इसको 1,0 क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब
इस पैराबोला का आपको इंटीरियर पोर्शन लेट करना है। ये भी एक पैराबोला है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लोगे तो 6 माइनस एक्स। ये एक लेफ्ट डॉट पैराबोला जिसका वर्टेक्स होगा 6,0, ये आ गया 6,0। फिर आप क्या करना है, इन दोनों कर्वों को इक्वल करोगे तो इसका मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों से वाई स्क्वायर को इक्वल करोगे तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हाफ। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 1/2, और ये कितना हो गया 6। और ये 1/2 पे देखो वैल्यू कितनी देगा, ये आ गया 1/2 पे, x को 1/2 लेने पर √2 आ रहा है। और उसके बाद देखो मुद्दे की बात क्या है, फिर हम बात करेंगे इस लाइन की। तो लाइन में जब आप x को 0 लेट करोगे तो 5√8/3 ये कहीं इधर आ रहा होगा, ठीक है ना। और जब इसमें आपने y को 0 लिया तो x आ गया 5, तो 5 इधर आएगा। अब असली लड़ाई ये कि जब इस कर्व को बनाओगे तो वो कर्व कैसे जाएगा। ये लाइन आपकी देखो इसको नीचे भी कट कर सकती है, इस पॉइंट से भी जा सकती है। तो देखो x तो आपका 1/2 है, 1, सॉरी गलत कर दिया, ये आ गया 6x इक्वल टू 12, तो ये 2 आ गया, सॉरी कितना आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 2। तो x को 2 लेने पे ये आ जाएगा आपका √8 आ गया। और देखो 2√8 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, ये बन गया 5√8। तो अल्टीमेटली ये जो लाइन है वो आपकी इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, ये 5 हो गया। तो देखो आपको, हाँ तो देखो इस लाइन में 0 पुट करोगे तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, मतलब लाइन के नीचे वाला पोर्शन लेना है। तो इन तीनों से जो बाउंडेड बाय एरिया वो ये वाला एरिया आ गया। तो देखो क्या करना है, 0 से 2 YDX प्लस ये क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया। तो आप लिख देना रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से 2 YDX। ये कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हो जाएगा 2√x dx प्लस नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, सॉरी अब सीधा लिख देते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना हो जाएगा, 5 - 2 = 3, और इसकी हाइट कितनी है, √8, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या लेट करोगे, α√2। तो सोल्व करने से आपको अल्फा की वैल्यू अचीव होगी। देखो सॉल्यूशन भी इस फॉर्मेट में, ये पॉइंट 2,0 है, ये 2√8, ये 5,0। तो ये कर्व का एरिया आ गया और ये ट्राइंगल का एरिया। तो 0 से 2 2√x प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको सोल्व करने पे क्या आ गया, 17/3 √2, तो अल्फा आ गया 17/3। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको एक लिमिट सोल्व करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट k बिलोंगिंग टू रियल नंबर, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ kx प्लस कॉस ऑफ x प्लस x की पावर 2/x इक्वल टू e की पावर 6। तो देन वैल्यू ऑफ k। तो देखो जैसे ही आप इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो बेटा ये आपकी फॉर्म बनेगी 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का हमने क्या मेथड पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन को लिखते हैं e की पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जो भी गिवन है, फिर पावर को तो लेके आए मल्टीप्लाई में, और जो आपका ये बेस है इसमें से 1 करोगे कम, तो हो जाएगा साइन ऑफ kx प्लस x प्लस cos x -1 इक्वल टू e की पावर 6। और अब ध्यान दो x टेंडिंग टू 0 पे अब ये बन चुकी है 0/0 फॉर्म। तो देखो इसमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं अपन e की पावर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस ये 2 तो चलो उससे कैंसिल कर देना, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ kx। अब देखो इसमें लगाओ स्टैंडर्ड लिमिट, हमने पढ़ा हुआ है x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपन x की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये देखो साइन ऑफ थीटा है ना, तो आप एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन kx से कर दो डिवाइड, तो बैलेंसिंग के लिए मल्टीप्लाई करो। अब ये साइन kx है तो अगेन क्या करो, kx से मल्टीप्लाई और kx से डिवाइड, और ये अपॉन में x था ना, तो ये अपॉन में x इसके साथ लगा दो, सेपरेट x कर देते हैं। तो इसके अपॉन में x आ गया और x अपॉन x 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा cos x -1/x इक्वल टू e की पावर 3। तो अब देखो x टेंडिंग टू 0 पे ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, x से x चला गया, तो ये आ गया e की पावर k + 1। और बेटा ध्यान दें
x टेंडिंग टू 0 पे ये 0/0 फॉर्म है, तो इसमें लगाओ एल ऑपरेटर रूल। जैसे ही आप एल ऑपरेटर रूल लगाओगे तो ऊपर तो आएगा साइन x, नीचे 1, और x टेंडिंग टू 0 पे साइन x 0/1 इज 0, तो देन ये आएगा e की पावर k + 1 इक्वल टू e की पावर 3। तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर, तो देन वी विल गेट k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू 2, देन आपको इसका सेकंड ऑप्शन फिल कर देना है। देखो इसका मेथड भी इसी फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है ना। चले हाँ, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया मैंने, एक फंक्शन है f(r)(r), वो फंक्शन क्या है, x 0 to 0 माना और x नॉन 0 पे फंक्शन है x² sin π/x²। तो आपसे पूछा गया कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है fx इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन को 0 करोगे, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इन इंटरवल 1/10⁻⁻⁻⁰, मतलब दिस इंटरवल में दिस इक्वेशन है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और अगला ऑप्शन भी क्या है कि 1/π से इन्फिनिटी में नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन है 0 से 1/10⁻n में फाइनाइट सॉल्यूशन, और 1/π² से 1/π में मोर देन 25, मतलब इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करने। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, इसमें fx इक्वल टू 0 करना है। fx का मतलब x² sin π/x² इक्वल टू 0। देखो 0 पे तो 0 आ गया, तो 0 की तो देखो वैसे ऑप्शन बात नहीं की गई, तो 0 पे बात नहीं करेंगे, तो ये तो 0 में चला गया ना, तो x आपका नॉन 0, fx इक्वल टू x² sin π/x, तो इससे आ गया sin π/x² इक्वल टू 0, और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, n पाई पे, तो जाएगा π/x² इक्वल टू n पाई, और n आपका इंटीजर है, पाई से पाई चला गया तो बेटा से x इक्वल टू आ गया +-1/√n, और अब इसमें कंडीशन है n आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में केवल पॉजिटिव x है, तो अपन x इक्वल टू आ गया 1/√n। अब देखो अपन को 1 by 1 ऑप्शंस करना है। आप ऐसे समझो, जब x की वैल्यू दिस है तो आप देख लो कि इसमें n की वैल्यू क्या होंगी, जितनी n की वैल्यू होंगी उतनी क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या करोगे, ये जाएगा 1/√n, 1/√n इज ग्रेटर देन 1/10⁻10, तो इनइक्विटी का साइन चेंज कर दो, तो 10⁻10, इसको रूट लेने पे आ गया n लेस देन 10⁻20, मतलब तो fx इक्वल टू 0 है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो, n लेस देन 10⁻20 है। देखो इसका मतलब आ गया, फर्स्ट केस में आया n बिलोंगिंग टू 10⁻20 से इधर 0 है, तो इसके बिटवीन इंटीजर कौन होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 ... 10⁻20 -1, तो ये तो क्या है, ये लो 20 -1 ऐसे कर दो, तो ये तो क्या होंगी, फाइनाइट वैल्यू होंगी ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसने पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो, ये फाइनाइट, इनको अपन काउंटेबल कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं इनको, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, तो ये फॉल्स ऑप्शन है। सिमिलरली अगला ऑप्शन है 1/π से ग्रेटर, तो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखेंगे अपन, 1/√n, x की वैल्यू क्या 1/√n इज ग्रेटर देन 1/π, तो इससे जाएगा √n लेस देन पाई, तो देन n लेस देन π², का मीनिंग 9 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब इससे आपको 1 से लेके 9 तक टोटल 9 वैल्यूज मिलेंगी, बट इसने लिखा हुआ है कि 1/π से इन्फिनिटी में नो सॉल्यूशन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन कितना है, 0 से 1/10⁻10, तो ध्यान दो, जब 1/10⁻10 से इन्फिनिटी में आपका आंसर आया था ये, तो थर्ड केस में क्या होगा, इसको रिवर्स करोगे तो जाएगा n ग्रेटर देन 10⁻20, यस सर, तो देन इससे तो क्या होंगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बट इसने क्या लिख दिया इसमें, अपने फोर्थ ऑप्शन में गिवन है 1/√n बिलोंगिंग टू 1/π² से 1/π, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो इधर तो आ गया पाई, इधर आ गया π², तो देन इससे मिल गया n बिलोंगिंग टू π² से लेकर π⁴, तो ध्यान देना ये वैल्यू क्या होगी 9 पॉइंट समथिंग से, ये π⁴ की वैल्यू क्या होगी 3.14 को 9 समथिंग, तो 81 से बड़ा होगा पक्का, तो ये वैल्यू तो क्या होंगी 25 से मोर देन होंगी ना, तो इसने यही लिखा है ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, कि जब
इंटरवल आपका 1/π² से 1/π है, देन fx इक्वल टू 0 है मोर देन 25 सोल्यूशन, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो देन आपको इसका फोर्थ ऑप्शन ही टिक करना, ठीक है। सॉल्यूशन भी इसी फॉर्मेट में, बट सॉल्यूशन में उसने यही लिख के छोड़ दिया कि x इक्वल टू क्या गया 1/√n। अब आप ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेरीफाई। उसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन से और 3 क्वेश्चन बोले गए हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों के लिए। इसमें क्या बोला गया कि लेट एस विद द सेट ऑफ ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट एक लिमिट गिवन है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की पावर अल्फा साइन 1/x² अपॉन एक्स की पावर अल्फा बीटा लॉग 1 + x की होल पावर बीटा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक काम करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/∞ 0 और साइन 0 0, तो इसमें एक यूज करेंगे अपन सेपरेट स्टैंडर्ड लिमिट साइन 1/x² अपॉन 1/x² मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1/x²। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दोनों कंटेंट करेंगे 0 की तरफ, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। तो अपन एक काम करते हैं, इसको 1/x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन वो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x² ln x की पावर अल्फा अपॉन x की पावर अल्फा बीटा + 2, क्योंकि 1/x² आएगा तो बेस इक्वल तो पावर को ऐड कर सकते हैं। और रिमेनिंग टर्म आ चुकी है ln ऑफ 1 + x की होल पावर बीटा, ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो क्या होगी -1 to 1 एनी नंबर। तो बेटा -1 to 1 एनी नंबर को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे उसी केस में इस लिमिट की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। ये अपन को पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू 0 कब अचीव होगी, जब न्यूमरेटर में तो कुछ कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में x हो, या न्यूमरेटर की डिग्री लेस है और डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है। तो डिग्री की तो बात इसलिए मत करो क्योंकि इसमें कंप्लीट पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं कि न्यूमरेटर में तो साइन इन्फिनिटी हो गया -1 to 1 एनी नंबर, तो अगर न्यूमरेटर में एनी रियल नंबर है तो अपॉन में अगर क्या प्रेजेंट होगा, इन्फिनिटी का मतलब x आना चाहिए, ऐसे मान लो आप। तो इस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0। तो देखो इसको कैसे करना है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो ln 1 + x है इसको आप ऐसे लिखते हैं अपन ln 1 + x अपॉन, हम इसको क्या करते हैं अपॉन में log x से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये ln x की पावर बीटा से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करोगे, तो डिवाइड करने का मतलब है वो माइनस बीटा बन जाएगा ऊपर। ये लो बैलेंस हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। और ध्यान दे log 1 + x अपॉन log x की होल पावर बीटा है, और लिमिट लगाओगे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेटा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या बनेगा, log इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप इसमें लगा देना एल ऑपरेटर रूल, तो जाएगा x अपॉन 1 + x की होल पावर बीटा। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है दोबारा, तो आप क्या करोगे x कॉमन लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। तो अल्टीमेटली ये भी वैल्यू आपकी क्या चीज हो जाएगी, बोलो 1। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x² अपॉन x की पावर अल्फा बीटा + 2 और मल्टीप्लाइड बाय आ गया, या अपॉन में ले आते हैं इसको ln x की पावर बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, आप चाहो तो एक बार ये > 0 जान देना, आप चाहो तो ऑप्शन से वेरीफाई करा सकते हो। इसमें हो क्या रहा बेसिकली, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये log इन्फिनिटी है, तो देखो ये न्यूमरेटर में log इन्फिनिटी, तो हम इसमें लगाएंगे एल ऑपरेटर रूल, तो अपॉन में x हमेशा बचेगा, ध्यान देना। मतलब अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आने के लिए ये जो अल्फा बीटा + 2 इसकी वैल्यू का पॉजिटिव होना मस्ट है, इसलिए अपॉन में क्या बचेगा, हमेशा एक x बचेगा। फिर भी अगर आपको और अच्छा कंक्लूजन लेना है तो आप एक काम करो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक फर्स्ट ऑप्शन और एक सेकंड ऑप्शन लेके समझाता हूं।
फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा -1 है, बीटा 3 है। फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा -1 है और बीटा 3 है। फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई करके देखना। और सेकंड ऑप्शन में अल्फा -1 और बीटा 1 है, अल्फा -1 और बीटा 1 है। तो देखो क्या करना है, तो आप अपने इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 1 पुट करो, तो इससे क्या क्वेश्चन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई -1 तो आ गया x, और ये बन गया बीटा तो जाएगा log ln x का होल स्क्वायर। देखो हो गया सॉल्व। इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। तो इसका एक तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में रिवर्स बोला गया, अल्फा को तो लिया गया बने बीटा को -1, तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। बट अल्फा की जगह -1 लोगे और बीटा की जगह 3, तो क्वेश्चन क्या आ गया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1/x, मतलब न्यूमरेटर में x आ गया, और ये जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब आप इसमें लगाना एल लॉपिटर रूल। तो जब आप इसमें एल लॉपिटर रूल लगाओगे, 2 बार लगाना पड़ेगा। तो देखो एक बार लगाने पे क्या आएगा, 1 2 ln x अपॉन x, तो x न्यूमरेटर में आ गया। एक बार और लगाओगे तो न्यूमरेटर में आपका x प्रेजेंट होगा, तो वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो वो फॉल्स बन जाएगा आपका, तो इससे फॉल्स आंसर आएगा। तो ओनली आपका सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को जब आप पुट करोगे तो ये लिमिट टेंड करेगी 0 की तरफ, अदरवाइज आंसर आएगा इसका इन्फिनिटी। तो देन इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही आपको फिल करना, ठीक है। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, ये तो एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या एक बार समझो मोटा मोटी। एक स्ट्रेट लाइन है, वो पॉइंट 1,3,2 से पास होती है और इस लाइन के वो पैरेलल है। मतलब एक लाइन है वो पासिंग थ्रू दी पॉइंट P 1,3,2 और वो इस लाइन के पैरेलल, मतलब इसके DRS आपके क्या होंगे 1 2 1। इंटरसेक्ट दी प्लेन L1, उस प्लेन का नाम P1 लिखना चाहिए बट इसने L1 लिख दिया तो मान लेते हैं। एक प्लेन है x - y + 3z = 6। ये लो एक प्लेन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और उस पॉइंट को बोला गया Q। तो आप एक काम करना, पॉइंट पता है, DRS पता है, तो लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, x - 1/1 = y - 2/3 = z - 2/1। इसको इक्वल टू r मानोगे, पॉइंट Q लिखना। जब भी लाइन पर पॉइंट लाना है तो क्या करते हैं, इसको इक्वल टू r मान के x y z आ गया, और x y z अगर पॉइंट Q है तो Q लाइज ऑन दी प्लेन। जैसे आप प्लेन में पुट करोगे तो आपको r की वैल्यू होगी तो पॉइंट Q आ जाएगा। ये कर लेना कैलकुलेशन। सिमिलरली आगे क्या बोला गया, एक अनदर स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट Q। एक सेकंड लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है, वो Q पॉइंट लिख लेना क्या रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन L1 इंटरसेक्ट दी प्लेन P2। मतलब एक सेकंड लाइन है जो पॉइंट Q से तो पास होती है, ये लो, और एक प्लेन है L2, इसके क्या है वो, सॉरी, लाइन इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट Q एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन L1। तो अगर वो L1 प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जैसे मानो कि ये आपका प्लेन है और ये लाइन इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, तो लाइन के ABC प्लेन के नॉर्मल के क्या होंगे, इक्वल बन जाएंगे। तो जो प्लेन है P1 उसके नॉर्मल के ABC कौन है, 1 -1 और 3। तो आपको सेकेंड लाइन अचीव होगी, ठीक है। और वो जो लाइन है आपकी, वो लाइन सेकेंड प्लेन को पॉइंट R पे क्या करती है, इंटरसेक्ट। तो वही सेम तरीका, पहले तो लाइन की इक्वेशन लिखना, इक्वल टू R मानोगे, उसको सेकंड प्लेन में पुट करोगे तो आपको R की वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास पॉइंट P पता है, Q और R आप क्या करोगे, फाइंड आउट। और अगर ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं तो PQ डिस्टेंस देख लेना, √6 है क्या, पॉइंट R मिल जाएगा आपको, PQR का क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड। और अगर वो PQR ट्राइंगल है तो उसकी साइड का सम मिल जाएगा। तो आप चारों ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में, सबसे पहले लाइन लिखी, ये P से पास होती है, तो देखो वो लाइन ये लिखी थी अपन ने, इसको उसने लैम्डा लेट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू को उसने L1 प्लेन में पुट किया तो आपका पॉइंट Q आ गया। अब एक अनदर लाइन है जो Q पॉइंट से पास होती है और L1 प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो L1 प्लेन के DRS क्या थे 1 - 1 3, तो वो लाइन मिली, इसको म्यू माना, अगेन पॉइंट ये लेट किया, इसको P2 प्लेन में पुट किया तो पॉइंट आ गया, ये लो। अब ये तीनों पॉइंट पता है तो अपन PQ डिस्टेंस, डेल्टा PQR का सेंट्रोइड, उसका पैरामीटर सब कुछ चेक कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। हाँ, 7th क्वेश्चन क्या जान दे भाई, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट A1 B1 C1 आर 3 पॉइंट्स ऑन XY प्लेन, सपोज दैट द लाइन A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x एट A1 एंड B1। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 8x पे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की पॉइंट A1 और B1 से, मतलब A1 और B1 पैराबोला पे लाई करते हैं और वो दोनों टेंजेंट कहां कट करती है, C1 पे। वो ओरिजिन है C1 गिवन है -4,0 ना है -4,0। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि अगर पैराबोला पे दो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ध्यान देना। मतलब अल्टीमेटली ये इसकी क्या होगी, डबल ऑर्डिनेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये पॉइंट A1 है और इसको बोला गया है B1। अब आप कुछ मत करना, इस पॉइंट को मान लेना 80 स्क्वायर 280, और पॉइंट A1 पे टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है पैराबोला के लिए, yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, और a कितना अपना y स्क्वायर इक्वल टू 8x में a आपका 2 है, तो ये जाएगा yt इक्वल टू x प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। और इट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट -4,0। तो जैसे ही आप इसको -4,0 से पास कराओगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी +-√2, या +√2 लो क्या माइनस से कोई दिक्कत नहीं, t आ गया। t आने का मतलब आपके पास पॉइंट a आ जाएगा और पॉइंट b, ये लो। अब ये दोनों पॉइंट पता है, C1 आपको पॉइंट पता है, तो देखो पहला ऑप्शन आ गया, OA1 की लेंथ मिल जाएगी, A1 B1 की लेंथ मिल जाएगी आपको। और हाँ, अब एक ऑप्शन चेक करना, थर्ड और फोर्थ दोनों एक ऑप्शन है। इस ट्रायंगल का देखना ऑर्थो सेंटर, तो देखो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड्स। तो देखो पॉइंट C1 से जब आप A1 B1 पे ड्रॉ करोगे एल्टीट्यूड, तो वो यही मीट करेगा ना, क्योंकि एंगल ऑल्सो 90 है। तो ये फाइनल हो चुका है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, और B1 से आपने अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको गिवन है, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। आप ये मान लो कि लेट इसका ऑर्थो सेंटर है α, 0, ये पॉइंट भी आपको, तो आपको इसका स्लोप मिल जाएगा, और इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लाई m1 m2 क्या करोगे, -1। जैसे आप m1 m2 -1 करोगे तो बेटा इसमें अल्फा की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, तो अल्टीमेटली इसका जो ऑर्थो सेंटर वो क्या बन जाएगा, 0 0। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। एक ऑप्शन इन दोनों में देख लेना कौन सा मिलेगा आपको। देखो सोल्यूशन में ये किया है, उसने लिख दिया फटाफट, पॉइंट ए से टेंजेंट की इक्वेशन लिखी इसने, yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, उस टेंजेंट को पास कराया -4,0 से। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, 8t1 t2, 8t1 प्लस t2। उससे भी आप ट्राई करोगे बट टाइम उतना ही लगता है, ठीक है ना। ये लो पॉइंट A1 आ गया, B1 आ गया, तो डिस्टेंस मिल जाएगी और आप ऑर्थो सेंटर 0 0 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। हाँ, उसके बाद सेक्शन सी में क्या है, इसमें आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू है इसमें टोटल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि लेट एक फंक्शन है f(r)(r) इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, ये फंक्शन fx इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और सिमिलरली एक gx फंक्शन है, हाँ बस ध्यान दें, जो फंक्शन f है उसकी डोमेन r(r) है और gx की फंक्शन है r से 0 से, मतलब इसका आउटपुट 0 से गिर रहा है। ये फंक्शन सच दैट g of x plus y इक्वल टू gx into gy फॉर ऑल x y बिलोंग टू r। f ऑफ माइनस के 3/5 आपको 12 गिवन है, g माइनस के 1/3 2 गिवन है, देन दी वैल्यू ऑफ f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ -2 -8 मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट। तो एक बात ध्यान दे सभी स्टूडेंट, जब भी आपको फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू या fx प्लस fy, तो देखो बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो भी कंडीशन उनको पुट करके सिमेट्री से f(1), f(2), f(3) की वैल्यू चेक करते हैं।
बट इस बार तो आपको एफ ऑफ -3/5 एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिवन है, तो सिमेट्रिसिस को कर ही नहीं पाओगे। तो बेसिक फंक्शन है, ध्यान दें, जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई गिवन है, तो बेटा इसमें फंक्शन मानते हैं एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। अब देखो एफ एक्स को के एक्स मानोगे तो एफ वाई क्या जाएगा, के वाई, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या अचीव होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आप देखो इससे एल एच एल इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एल, ठीक है। और या फिर फंक्शन आएगा, अगर ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो दूसरा फंक्शन आता है एफ एक्स इक्वल टू 0, बट ये तो लेना नहीं है, क्योंकि जब आपको एफ ऑफ -3/5 12 गिवन है तो वो कांस्टेंट फंक्शन, मतलब 0 फंक्शन नहीं मानना अपन को। तो इस केस में तो फंक्शन लेट करेंगे अपन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, और जब आपने एफ एक्स इक्वल टू के एक्स को लेट किया है तो एफ ऑफ -3/5 कितना है, 12, तो 12 इक्वल टू आ गया -3/5। तो इससे आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 हो गया ना, तो k आ गया -20। तो अल्टीमेटली एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा -20x, ठीक है। चलो सेम थिंग क्या, ध्यान दो, जब भी ये फंक्शन है g ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस केस में फंक्शन लेट करते हैं जी एक्स इक्वल टू, हाँ इसमें भी जी एक्स को 0 मान सकते हैं, बट ध्यान दें ये 0 से इन्फिनिटी है, इसकी जो रेंज है वो 0 से ग्रेटर है, तो आपको जी एक्स को 0 फंक्शन नहीं मानना है। और इसमें g ऑफ -k/3 2 के में तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसमें मानते हैं k a की पावर x। बट होगा क्या, जब आप इसको सोल्व करोगे तो जी एक्स को आपने k a की पावर x मानोगे, तो LHS में RHS की वैल्यू रखने पे LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा, उसमें एक k एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसमें से k को हटा देना, फिर मतलब k की वैल्यू बनाएंगे उसको। अरे आप जी एक्स इक्वल टू k a की पावर x भी लेट करोगे ना, तो k की वैल्यू 1 लेने पे 2 होगा इसमें, तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर x। और जी एक्स इक्वल टू अगर a की पावर x है तो g -k/3 को 2 करना, तो g -k/3 2, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा a की पावर -k/3, तो इसका क्यूब कर देना, तो a की पावर -1 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/8। ये लो, तो आपके पास जी एक्स फंक्शन आ गया, तो एफ एक्स तो आ गया -k20x, एफ एक्स तो क्या आ गया -k20x, और जी एक्स इक्वल टू अचीव हो जाएगा a की वैल्यू 1/8, तो 1/8 की पावर x, ठीक है। देखो यही मेथड से लगाया, जी एक्स -k20x, सॉरी एफ एक्स -k20x, जी एक्स 1/8 की पावर x, उसने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो देन इसका आंसर क्या मिलेगा, 51 आंसर आपको फिल करना। एक सिंपल क्वेश्चन था, बट ये फंक्शन आपको पता होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों के समेशन तो के एक्स मानना है, और मल्टीप्लाई के इक्वल तो जी एक्स को ए की पावर एक्स आपको लेट करना है। हाँ, उसके बाद 9 क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन में बोला गया कि एक बैग कंटेन n बॉल्स, एक बैग में n बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर व्हाइट, 6 बॉल्स आर ग्रीन एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। चलो एक डायग्राम बनाते हैं छोटा समझने के लिए। ये लेट एक बॉक्स है, इसमें 3 बॉल तो व्हाइट बोली गई है, 6 बॉल ग्रीन, टोटल n बॉल है, तो रिमेनिंग बॉल क्या होंगी, 9 - n, n - 9 इज ब्लू बॉल। ये बैग की कंडीशन है। अज्यूमिंग दैट दी बॉल्स आर आइडेंटिकली अदरवाइज, मतलब ये 3 बॉल एक जैसी है, 6 बॉल एक जैसी, अप टू सो ऑन। 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपको 1 by 1 3 बॉल निकालनी है। फर्स्ट बॉल निकाली, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना, निकालने के बाद उसको साइड में पटक देना है। आगे बोलेगा कि लेट 4i = 1 2 3 W1 G1 B1 denotes the event that the ball drawn in the ith drawn is white ball, green ball और blue ball respectively। जैसे लेट आपने i को 1 लिया, तो W1 क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, G1 फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, B1 फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लू। अगर i को 2 लिया तो W2 का मतलब सेकेंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, G2 का मीनिंग सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, और B2 का मीनिंग सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ये इसका मीनिंग मानना है। फिर क्या बोलेगा कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये 1 है सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 = 2/5n, मतलब पहली बार में व्हाइट बॉल, सेकेंड बार में ग्रीन बॉल, और थर्ड बार में
ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5n है। तो क्या करें, ये तो सिंपल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 इक्वल टू आपको गिवन है 2/5n। तो आप क्या करोगे, इस बैग में से फर्स्ट टाइम में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 टोटल बॉल इज n, तो क्या जाएगा 3/n। सेकेंड टाइम में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/n-1, और थर्ड टाइम में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 9-n/n-2, ये इक्वल टू आ गया 2/5n। एक n से कट जाएगा, ये 2 से 2 चला गया तो 3 आ गया। फिर आप इसको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही बेटा आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यही लिखा हुआ है इसने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे n में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। तो इससे n की दो वैल्यू अचीव होंगी, 11 और 37। ठीक है, चलें। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और बोली गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/W1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू 2/9। क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/W1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू 2/9। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। तो P/B का फॉर्मूला यूज करो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल टू 2/9। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी तो आपको गिवन है ना 2/5n, तो ये तो आ गया 2/5n अपॉन फर्स्ट टाइम में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख देना 3/n, और सेकेंड टाइम में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 6/n-1 इक्वल टू क्या आ गया 2/5। ये 2 से 2 चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आपको, और ये n से n चला गया, तो सॉल्व करने पे इससे n की वैल्यू क्या मिलेगी, 11। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 11। तो आपको n इक्वल टू 11 आंसर फिल करना है। ठीक है, चलो। हाँ, बस एक बात सुनो, अगर बाई चांस ये, वो तो एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता, बाई चांस इससे n की वैल्यू 10 आ जाती बाई चांस, तो फिर इसका आंसर क्या था, डज नॉट एग्जिस्ट, वो नॉट पॉसिबल मानते। कॉमन वैल्यू आना मस्ट है हमारे लिए। क्वेश्चन 10 देखो, ये क्वेश्चन बच्चों के लिए एकदम डरावना क्वेश्चन था, मतलब माहौल बनाया गया क्वेश्चन में, इतना लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं, एक फंक्शन गिवन है, तो आपसे पूछेगा कि f(x) इक्वल टू 0 के बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हम इस f(x) को थोड़ा केयरफुली देखते हैं। देखो इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको। इसमें देखो e⁻πx, ये दोनों टर्म कॉमन आ रही है, और ये वाला टर्म भी क्या आ रही है, कॉमन। इन सारी टर्म को कॉमन लेने पे क्या जाएगा, x⁻2023 प्लस 2024x प्लस 2025, और रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है, न्यूमेटर में तो बच गया sin x प्लस 2 अपॉन e⁻πx, इसको भी कॉमन ले लेना, कोई बात नहीं, वो सेम बात है, x² माइनस x प्लस 3। तो देखो उससे बेनिफिट ही हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। sin x प्लस 2, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, मिनी वैल्यू -1 होती है, और इसका डी नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब ये वाला पार्ट तो कंप्लीटली आपका पॉजिटिव है। तो जब आप f(x) को 0 करोगे, तो ये तो सारी टर्म पॉजिटिव 0 में चली जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, x⁻2023 प्लस 2024x प्लस 2025 इक्वल टू 0। तो ये आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन है और डिग्री की। अब आपके इसके चेक करने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई खास बात क्या है, आप जब इसको एक gx फंक्शन लेट करोगे, ध्यान दें भाई सभी, इसको आप एक gx फंक्शन लेट करना, और जैसे आप इसका क्या करोगे g'(x), तो इसका g'(x) कितना आएगा, 2023 x⁻2022 प्लस 2024। तो ये देखो ये पावर है मैंने, तो इससे क्या मिलेगा, g'(x) 0। मतलब ये gx जो फंक्शन है, ये और डिग्री का जो फंक्शन है, वो ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा जब इंक्रीजिंग है तो gx की वैल्यू 0 पे आ रही 2025, तो डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा ना, और डिग्री है तो x को इन्फिनिटी लेने पे इन्फिनिटी होगा, और x को क्या लोगे -∞, तो ये क्या बन जाएगा -∞। तो इसका ओनली वन सोल्यूशन होगा, वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसने ये पूछा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन,
तो आपको इसका ओनली वन आंसर फिल करना है। ठीक है, चले देखो सॉल्यूशन भी इसी फॉर्मेट में दिया है। इसको जीरो किया तो एक फंक्शन मान लिए जी एक्स, जी डैश एक्स पॉजिटिव है तो हैज ओनली वन सॉल्यूशन। 11th क्वेश्चन देखें। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर का क्वेश्चन है। पी वेक्टर इक्वल टू गिवन है आपको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। क्यू वेक्टर गिवन है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप फॉर सम रियल नंबर अल्फा बीटा गामा। एक कंडीशन गिवन है वेक्टर की फॉर्मेट में, ये वेक्टर इक्वेशन है 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, बीटा टाइम्स ऑफ p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, तो देन वैल्यू ऑफ गामा h। तो देखो उसको कैसे करना है, एक बार तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन समझाता हूं, बाकी फिर एक अच्छा मेथड देखना। देखो एक सिंपल सा तरीका क्या है, आपको p और q पता है तो आप पहले एक pq वेक्टर को फाइंड आउट करो। कैसे लिखते हैं, i कैप j कैप k कैप 2 1 3 1 1, तो इससे आ गया p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। फिर क्या करना ध्यान दें, p और q गिवन है तो 2p प्लस q की वैल्यू लिखो, p माइनस 2 की वैल्यू लिखें और p क्रॉस q की वैल्यू लिखें। इन सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद अब लेफ्ट और राइट में i को i से कंपेयर कर दो, j को j से और k को k से। तो i कैप j कैप k कैप को बेटा जैसे आप कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा बीटा गामा में 3 रिलेशंस मिलेंगे। ये देखो लिख रखे। इन तीनों को सोल्व करने पे अल्फा की वैल्यू 7.5 और गामा की वैल्यू 2, तो देन इसका 2 आंसर फिल करना है। ये कुछ ठीक है मेथड, कोई ज्यादा लेंथी भी नहीं है और इतना बच्चों को आना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा मेथड, इसको समझो। देखो जो आपको कंडीशन गिवन है वो क्या है, 15i कैप, ये काम करते हैं ऐसे मत लिखो। ये जो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन थी ना वेक्टर 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप, ये देखो ये इसको मैंने कुछ वेक्टर लेट कर दिया a वेक्टर, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, a वेक्टर इक्वल टू अल्फा 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ p वेक्टर प्लस p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। अब मैंने क्या किया, इसको p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर से डॉट कर दिया, इसका बोथ साइड टेकिंग डॉट p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो देखो जब लेफ्ट साइड में डॉट को किया जाएगा a वेक्टर डॉट p क्रॉस q, इसका मतलब क्या था, बॉक्स ऑफ APQ। तो बॉक्स ऑफ APQ मतलब इन तीनों वेक्टर से जो क्या बनेगा डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू होगी। तो A वेक्टर की भर देना 15 10 6 15 10 6, और या फिर एक काम करना, जब आप P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जब P और Q का क्रॉस आ गया तो A के साथ डॉट कर देना तो वैल्यू मिल जाएगी। राइट में क्या होगा, देखो जब इसके साथ इसको डॉट करोगे तो P वेक्टर डॉट P क्रॉस Q बॉक्स ऑफ डबल PQ, तो जीरो वैल्यू। Q के साथ भी QPQ बॉक्स के अंदर, क्योंकि वेक्टर के अंदर अगर बॉक्स के अंदर अगर दो वेक्टर क्या हो आइडेंटिकल तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। तो P क्रॉस Q से डॉट करने पे ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी। बच्चे सोचे ऐसा क्यों किया है, इसका सिंपल सा बेनिफिट ये है कि मेरे को गामा लाना है, तो गामा लाने के लिए मैंने ऐसा सोचा कि इन दोनों को डायरेक्ट जीरो में शिफ्ट कर दो, तो मैंने P क्रॉस Q के साथ डॉट कर दिया। तो P क्रॉस Q के साथ डॉट करने पे लेफ्ट में तो आ गया बॉक्स ऑफ APQ और राइट में ये दोनों जीरो, तो इक्वल टू क्या है, गामा टाइम्स ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का डॉट करोगे दो बार तो A डॉट A का मतलब मोड ऑफ A स्क्वायर, ये लो। तो P क्रॉस Q लिखना है आपको ओनली, तो P क्रॉस Q आपने ये लिख रखा है। P क्रॉस Q का जब आप अल्फा के साथ डॉट करोगे तो इसके साथ डॉट कर देना, तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी, और राइट में इसका मोड लोगे तो डायरेक्ट आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड और आपको इसी से करना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलें उसके बाद 12 क्वेश्चन देखो, ये एक पैराबोला का क्वेश्चन है। पैराबोला के दो क्वेश्चन आए थे इस साल, ध्यान देना भाई। एक अभी सेक्शन बी में आया था जिसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, ध्यान दें, इन नॉर्मल विद स्लोप ऑफ 1/√6 इट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, माइनस अल्फा टू दी पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू माइनस k4ay। आपको डाउनवर्ड पैराबोला गिवन है, इस पैराबोला पे 0, माइनस अल्फा से एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है जिसका स्लोप है 1/√6, ए इसमें पॉजिटिव है। लेट एल विद दी लाइन, एक लाइन एल है जो पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0, माइनस अल्फा, वो 0, माइनस अल्फा से पास होती है, एंड पैरेलल टू दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दी पैराबोला, और वो पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके पैरेलल है। सपोज दी लाइन एल
जो ये लाइन एल है, जो जीरो कॉमा माइनस अल्फा से जो लाइन पास होती है वो लाइन डायरेक्ट इसके तो पैरेलल है, और इस पैराबोला को दो पॉइंट ए और बी पे क्या करती है, इंटरसेक्ट। अब आगे क्या बोला गया, लेट आर डिनोट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एस डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आर तो लेटस रेक्टम की लेंथ है, एस जो ए बी सेगमेंट है इसके स्क्वायर की लेंथ को डिनोट कर रहा है, और आपको गिवन है आर अपॉन एस इक्वल टू 1/16। तो आर का मतलब तो क्या हो जाएगा 4a, और एस का मतलब है ए बी स्क्वायर। इसका रेशियो गिवन है 1/16। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 24a की, मतलब अल्टीमेटली ये ए लेके आना है आपको। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। एक पैराबोला है, ये पॉइंट है 0 कॉमा माइनस अल्फा। इससे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर नॉर्मल है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, एंगल 90 है, और इसका स्लोप है 1/√6। तो देखो आप फटाफट से क्या करना, हाँ, और एक लाइन है ए बी जो इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है डायरेक्ट इसके। तो ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट बी। तो सिंपल हो गया ना। आप इस पैराबोला में जब y की वैल्यू पुट करोगे माइनस अल्फा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a अल्फा। तो ये पॉइंट हो जाएगा टू रूट ए अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, और ये आपको अचीव होगा -2 रूट ए अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। और ये लाइन अगर x के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 रूट ए अल्फा, 2 रूट ए अल्फा, दिस इज 4 रूट ए अल्फा। तो आपके पास ए बी डिस्टेंस क्या आ चुकी है 4 रूट ए अल्फा। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 रूट ए अल्फा का स्क्वायर 16 ए अल्फा आ गया। ए से ए कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1, अल्फा की वैल्यू मिलेगी 4। ये लो अल्फा तो क्या आ गया 4 आ गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो अल्फा 4 आ गया, अल्फा 4 आने, ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है, तो अपन इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस पॉइंट 0 कॉमा -4 पे जो नॉर्मल है उसकी क्या लिखेंगे इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1, तो y प्लस 4 इक्वल टू उसका स्लोप कितना 1/√x इंटू एक्स माइनस 0। और अब कुछ मत करो, ये जो पॉइंट है अगर ये नॉर्मल है तो इस पे क्या बन जाएगी टेंजेंट। तो आप क्या करना है, इस पैराबोला पर एक पॉइंट लेट करोगे। इस पैराबोला पे पॉइंट बनना है तो y कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे इसका -80², और ये जाएगा आपका 280। सही है क्या, माइनस, यस सर। और दिस पॉइंट लाइज ऑन दी, या फिर एक काम करो, ये पॉइंट लेट किया तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखना, t इक्वल टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 लिखने से आपको उसका स्लोप मिलेगा, उस स्लोप को क्या कर देना 1/√6 के इक्वल। जैसे ही आप इसको 1/√6 के इक्वल करोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान देना। चलो लिख देते हैं, ये जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) इक्वल टू -4a, y की जगह y प्लस y1/2। तो देखो 2 से 2 चला गया तो 2a, 2a से 2a चला गया तो आ गया tx प्लस y इक्वल टू 80²। तो देन इस टेंजेंट का स्लोप क्या जाएगा -kt, और ये टेंजेंट का स्लोप -t है और नॉर्मल का स्लोप 1/√6 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो इससे t इक्वल टू हो जाएगा -√6। ही लो t इक्वल टू हो जाएगा √6 कि -√6, माइनस क्या आएगा क्योंकि अब दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ गया। t की वैल्यू -√6 आने के बाद अब ये पॉइंट कितना आ गया p 2a√6 कोमा माइनस या माइनस के 6 से। और अब कुछ मत करना, दिस पॉइंट लाइज ऑन दी नॉर्मल। इस पॉइंट को नॉर्मल में पुट कर देना। जैसे आप इसको नॉर्मल में पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चाहो तो चलो पुट कर देते हैं, y की जगह -6 से तो जाएगा -6 से +4 इक्वल टू x की जगह लोगे 2a√6, √6 चला गया तो क्या आ गया 2a आ गया, तो जाएगा 8a इक्वल टू 4, देन वी विल गेट a इक्वल टू 1/2। तो इससे आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो आपसे पूछा क्या है 24a, तो देन आपको 24a का आंसर 12 फिल कर देना, ठीक है। तो 12 आंसर जाएगा इसका।
देखो सॉल्यूशन भी इसने इसी फॉर्मेट में दिया है, बट इसने क्या किया है, अगर आपको नॉर्मल का स्लोप पता है तो उसने एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है। तो अपन देखो हर चीज को याद नहीं कर सकते, ये तो अपन याद करते हैं। अगर पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या पड़ी थी, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस के am3। अब हर एक क्वेश्चन को याद करना पॉसिबल नहीं है, कितना याद करोगे आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1 ही मिनट लगती है, ठीक है। चले उसके बाद ये इस सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी था और सोचने वाला क्वेश्चन है। देखने में तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बच्चा कर ही नहीं पाएगा ना, माहौल बना रखा है प्रॉपर। क्वेश्चन के ध्यान दो, एक फंक्शन है वो इक्वल टू, जब t की वैल्यू आपकी 2n-1 n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो आपको फंक्शन मानना -1 की पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2। और अगर t की वैल्यू 2n-1 से 2n+1 है, n आपका नेचुरल नंबर है, तो फंक्शन आपको ये लेट करना है। फिर आगे क्या पूछा गया, एक फंक्शन है gx, वो 1 से x f ऑफ t 1 से इन्फिनिटी बोला गया। gx इक्वल टू क्या, 1 से x f t dt x 1 से इनफाइनाइट। लेट अल्फा डिनोट दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू 0। जो आपके gx इक्वेशन आने वाली है अल्फा, उसमें gx इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 1 से इन्फिनिटी में, ओनली 1 से 8 में, सॉरी 1 से 8 में gx के जितने क्या होंगे नंबर ऑफ, उसको अल्फा मानना है। और बीटा क्या है, जो आपका gx फंक्शन है उसकी लिमिट लेनी है x टेंडिंग टू 1 प्लस gx अपन, मतलब gx 1 प्लस पे gx जो फंक्शन आएगा उसकी लिमिट आपको चेक करनी है, वो बीटा हो जाएगा। तो देन आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक काम करो, इसमें आप इसमें f ऑफ 2n-1 और f ऑफ 2n+1 की वैल्यू पुट करो। तो f ऑफ 2n-1 की वैल्यू क्या करें, t इक्वल टू 2n-1 इसमें पुट कर सकते हैं ना अपन। तो आपको अगर f ऑफ 2n-1 की वैल्यू चाहिए, तो 2n-1 आपका ऊपर लाई कर रहा है, तो n की जगह पुट या t की जगह पुट करोगे 2n-1। तो t तो इसमें t का तो रोल है नहीं ना, तो f ऑफ 2n-1 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सिमिलरली f ऑफ 2n+1 की वैल्यू नहीं, तो एक काम करो, इसमें n आपका नेचुरल नंबर है, तो इसमें n की जगह रिप्लेस कर दो n+1। तो जब n इज रिप्लेस बाय n+1 करोगे तो ये कितना जाएगा, 2n+1। तो अल्टीमेटली f ऑफ 2n+1 की ही वैल्यू भी आपको क्या अचीव होगी, -1 की पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें रिप्लेस कर देना। तो रिप्लेस करने के बाद, हाँ, जब आपने n की जगह n+1 रिप्लेस इधर किया तो इधर भी पुट करो तो बन जाएगा n+2, तो ये बन जाएगा n+2। ठीक है, चलो तो हमारे पास फंक्शन क्या जाएगा, f ऑफ t इक्वल टू, या चलो ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैं वहीं से समझा देता हूं आपको। देखो ये किया गया, ये तो वैल्यू है -1 की पावर n+2 और ये -1 की पावर n+2। इन वैल्यू को पुट करने के बाद देखो क्या होगा, एक तो 2 कॉमन आ गया, ये सॉरी 2 तो कट गया इससे, ये आप इन दोनों में क्या करना, -1 की पावर n+1 कॉमन लेना इन दोनों ब्रैकेट में। तो -1 की पावर n+1 जब कॉमन लोगे तो ये बचेगा 4n - 2t, तो इसने 2 भी साथ के साथ कॉमन ले लिया। तो अल्टीमेटली आपका जो फंक्शन है वो f ऑफ t इक्वल टू क्या आ गया, 2.2n - t -1 की पावर n+1 कॉमा t बिलोंगिंग टू आ जाएगा, क्वेश्चन लेंथ ही थोड़ा सा, 2n - 1 से 2n+1। अब देखो आपको एक फंक्शन लाना है gx इक्वल टू 1 से x f t dt, और अल्फा gx इक्वल टू 0 के सोल्यूशन है, और x आपको 1 से 8 है, तो अल्टीमेटली आपको x बिलोंगिंग टू 1 से 8 ही लेके काम करना, सीधी बात है। तो देखो अब इसमें करना क्या है, तो इस फंक्शन में जब आप n को 1 लोगे, ध्यान देना सभी, जब आप n को इसमें 1 पुट करोगे तो n को 1 लेने पे आपका फंक्शन क्या मिलेगा, f ऑफ t इक्वल टू, n को 1 लेने पे आ जाएगा 2 - t,
देखो n को 1 लेने पे -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 - t, और t बिलोंगिंग टू कितना आ गया 1 से लेके 3। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा, 1 से 3 में आपको फंक्शन क्या लेना है, ट्वाइस ऑफ 2 - t। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें केसेज अराइज करेंगे। आप ऐसे लिखोगे gx इक्वल टू, देखो इधर x है, तो x की वैल्यू जब आपकी 1 से 3 होगी, मतलब x की वैल्यू जब इधर 3 लोगे तो 1 से 3 में सिंपल फंक्शन कौन सा जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 - t। तो आप इसमें केसेज मानोगे कि इफ x लाइज बिटवीन 1 से 3, तो x आपका 1 से 3 है, तो 1 से 3 में कुछ भी लो, आपका f ऑफ t इक्वल टू क्या गया, ट्वाइस ऑफ 2 - t। तो सीधा इसने पुट कर दिया ट्वाइस ऑफ 2 - t dt। इसको सॉल्व कर लेंगे पर बाद में। आफ्टर दैट जब हम n को 2 लेंगे, तो देखो n को 2 लेने पे फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 और 1 3, तो -1 आएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ 4 - t, 8 माइनस, चलो ठीक है, दोबारा देख लो। जब आपने n को 2 लिया तो ट्वाइस ऑफ 4 - t और -1 की पावर 3, तो -1 ये आ गया। तो n को 2 से पुट करो तो ये क्या जाएगा 3 से लेके 5। तो देखो n को 2 लेने पे क्या आ गया 3 से 5। तो जब x आपका 3 से 5 है, तो ध्यान दो, जब x 3 से 5 है तो पहले आप इसको 3 पे ब्रेक करोगे, क्योंकि 1 से 3 में फंक्शन पहला वाला मानना है। तो x आपका 3 से 5 है, तो पहले 3 पे ब्रेक कर देना, 1 से 3, 3 से x। तो इधर तो फंक्शन आ गया ट्वाइस ऑफ 2 - t, इधर जाएगा 2 ऑफ t - 8। फिर अगले केस में जब n को 3 लोगे तो डोमेन क्या मिलेगी 5 से 7। तो अगर x आपका 5 से 7 है तो आपको 2 बार ब्रेक करना है, एक 3 पर और एक 5 पे। तो 1 से 3, 3 से 5 और 5 से x। 1 से 3 पे फर्स्ट फंक्शन लेना है, 3 से 5 में सेकेंड फंक्शन लेना है, और अगला थर्ड फंक्शन। और लास्ट स्टेज जब x आपका जब n को फुल होगी तो जाएगा 7 से लेके 8। होने को तो आगे भी होगा, बट अपन को 7 से 8 से मतलब है। तो फिर इसको 3 पे, 5 पे और 7 में ब्रेक करना है। तो इस तरीके से 4 बार। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बच्चों को पहले समझना था, फिर भी लेंथी था। और ये लिखने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 से 3 में तो ये फंक्शन आ गया, 3 से 5 में ये फंक्शन। अब आप हर केसेज को 0 करोगे तो फर्स्ट केस में तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, तो 3 डोमेन में आ गया। अगले से 5 मिलेगी, अगले से 7, और अगले से 9 आएगी, वो है नहीं डोमेन में, ठीक है। तो gx को 0 करने पे इसके 3 सोल्यूशन होंगे, 3, 5 और 7। तो अल्फा की वैल्यू तो क्या चुकी है 3। और फिर लिमिट आपको क्या लेनी थी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसको बीटा लेट करना है, gx अपॉन x - 1। तो देखो जब लिमिट आपकी x टेंडिंग टू 1 प्लस है, 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, ये आ गया। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 अपॉन x - 1। इसके फैक्टर क्या होंगे, x - 1 इंटू x - 3, ये से कैंसिल हो गया। 1 लेने पे 1 - 3 -2 और माइनस माइनस प्लस, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया 2। तो बीटा तो 2 आ गया, अल्फा 3 है, तो दोनों का सम 5 आंसर आपको इसका फिल कर देना था। तो क्वेश्चन लेंथी था बच्चों के लिए, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद एक इसका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। इस सेक्शन में 2 पैसेज है, हर पैसेज में 2-2 क्वेश्चन है, और आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फिल कर देनी है, अप टू यूजिंग कर्सर और माउस, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी। चलो उसको वैल्यू को राउंड ऑफ भी करना पड़ सकता है अपन को। चलो देखते हैं वो तो रिलेशंस। एक x है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम s टू s। x का मतलब है ऑल सेट आर, और सेट रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू s दैट सेटिस्फाई बोथ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो आपका सेट x है वो 2 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है भाई। पहली बात तो x इज दी सबसेट ऑफ r, ठीक है, x आपका r का सबसेट है, और r एक रिलेशन है, और डिफाइंड फ्रॉम s टू s।
तो ये जो x है, x का मतलब अल्टीमेटली सेट R में से लेना है। तो जो सेट R है वो दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। R है एग्जैक्टली 6 एलिमेंट और फॉर ईच a, b जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन R का, a माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो x में वो सेट लेने हैं, वो रिलेशंस लेने हैं जिसमें x के अंदर वो रिलेशन लेने हैं जिस रिलेशन में टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हो और वो ऑर्डर्ड पेयर a माइनस बी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू मोड को 2 से सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देखो अपन सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन दे रखा है, मैं आपको उसी समझाता हूं, बात बराबर ही होगी। सबसे पहले आपको क्या करना जान दो, a b और a माइनस बी का मोड बोला गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो कैसे करना है। एक बार हमने a को 1 ले लिया, जब आप a को 1 लोगे तो उसको 3, 4, 5 और 6 ये 4 वैल्यूज क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। जब a को 2 लोगे तो उसको 4, b की 3 वैल्यूज क्या करेंगी, ये तो कर सकते हैं ना अपन। जब 3 लोगे तो 5 और 6 और 1, क्योंकि मोड है ना, तो 5, 6 और 1 ये 3 वैल्यूज इसको अगेन क्या करेंगी, सेटिस्फाई। जब आप 4 लोगे तो एक तो 6 करेगा सेटिस्फाई, एक 1 करेगा और एक 2 करेगा, अगेन 3 वैल्यू क्या करेंगी, सेटिस्फाई। ऐसे 5 और 6 पे काम। 5 के केस में क्या होगा, 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यू क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और लास्ट इज 6 के केस में 1, 2, 3 और 4। मतलब ये a माइनस बी, मतलब इतने सारे रिलेशंस आपके अचीव होंगे। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। तो 4 और 4 8 और 12, टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर है। तो देखो क्वेश्चन को समझो कैसे करना है। आप ऐसे समझो, सेट S में 1 से 6 एलिमेंट है, एक रिलेशन R S टू S में डिफाइंड है और वो रिलेशन R a माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। n एलिमेंट है तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर तो क्या होते हैं, mn, और टोटल रिलेशन क्या होते हैं, 2 की पावर mn। तो ये टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर है, तो टोटल रिलेशन तो क्या होंगे, 2 की पावर 20। क्या होंगे टोटल रिलेशन, 2 की पावर 20। आपसे पूछा गया है कि वो रिलेशन लेने हैं जिसमें R है एग्जैक्टली 6 ऑर्डर्ड पेयर। तो एक बात बताओ, जब ये टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर है और आपको उस रिलेशन R में से 6 ऑर्डर्ड पेयर लेने, तो आप एक काम करो ना, 20 में से बताओ। अब ये y और z क्या ध्यान दो, y का मतलब है R बिलोंगिंग टू x, मतलब y अल्टीमेटली एक x से ध्यान दें और x R की दो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। द रेंज ऑफ R हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब y के अंदर वो रिलेशन लेने, वो कितने रिलेशन होंगे जिसमें जो रिलेशन आ रहा है उसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट आना चाहिए रेंज के अंदर। और z बिलोंगिंग टू R, z एक रिलेशन है R x में से मानना है और R S से S में एक क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए। देखो y का मतलब तो है y बिलोंगिंग टू सबसेट ऑफ R और R हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन के अंदर केवल एक एलिमेंट आना चाहिए। तो ऐसे समझो, आपको इस तरीके से रिलेशन बनाने जिसकी रेंज में केवल एक एलिमेंट मानना चाहिए। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको समझ में जाएगा, एक बार समझने की ट्राई करें। ये लो, देखो ध्यान इधर ही से देखो, हमने इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाए। तो आप ऐसे देखे, अगर इनपुट 1 है तो देखो 1 के साथ कितने उसके आउटपुट हो सकते हैं, या रिवर्स देखें, इधर 1 हो गया, या उल्टा चलते हैं, रेंज आपकी सिंगल एलिमेंट आनी चाहिए। देखो इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहीं समझा देंगे फिर इसको, सॉरी। देखो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो अगर आउटपुट 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग देखो इनपुट कितने हैं, 1 कब कब आ रहा है,
एक तो इनपुट 3 है तो 1 आ रहा आउटपुट, एक 4 के रेस्पेक्ट में आउटपुट 1 आ रहा है, एक 5 के रेस्पेक्ट में और एक 6 के रेस्पेक्ट में, मतलब मैक्सिमम 4 टाइम्स ही आ रहा है। ध्यान देना, कोई बोले कि रेंज में 1 कब आएगा, जब इनपुट उसके क्या होंगे 3 के साथ 1, 3 के साथ 4 के साथ 1, 5 के साथ 1, 6 के साथ 1। ये 2 का हाल है। 2 के इनपुट कौन कौन से, देखो 2 आपका कहां अचीव होगा, एक तो इधर आ रहा है, तो 2 के केवल 3 इनपुट है। ध्यान देना, आउटपुट में 1 कब कब आ रहा है 4 बार, और 2 आउटपुट में 3 बार आ रहा है। किस किस के अलोंग है, एक 4 के अलोंग है, एक 5 के अलोंग है, एक 6 के अलोंग है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है कि एन ऑफ वाई में कितने एलिमेंट होंगे, और वाई इज दी रिलेशन या सबसेट ऑफ रिलेशन आर, या एक्स बोल दो, और आर हैज ओनली 1 एलिमेंट इन देयर रेंज। तो बताओ रेंज में अगर एक ही एलिमेंट मानना है तो या तो रेंज में एलिमेंट 1 मानोगे, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो आप कोई सा भी रेंज में एलिमेंट मानो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 4 ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको। तो उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर कभी आ नहीं सकते। तो एन ऑफ वाई की वैल्यू तो स्टूडेंट अपन को क्या लेनी थी बेटा, 0 लेनी है। ध्यान देना, ठीक है। चले अब बारी आती है एन ऑफ जेड। एन ऑफ जेड में जेड इज दी सबसेट ऑफ आर, और बाद में लगे कि आर एस से एस में एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन का मतलब एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। तो देखो उसको कैसे समझना है। अब इसको रिवर्स में देखेंगे, इधर आए, हाँ इधर देखो, फंक्शन बनाना है अपन को। फंक्शन का मतलब एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। देखो 1, इसका इनपुट कौन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ध्यान देना 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 आउटपुट है, वो लिख लेना 2 3 4। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, 6। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, टोटल 3 आउटपुट है। ध्यान देना, और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपके अगेन 4 आउटपुट्स हैं। तो आपको एक रिलेशन जेड इस तरीके से लेना है कि वो एक फंक्शन बनना चाहिए। तो देखो उसके केस में कितने रिलेशन ले सकते हैं अपन, या कितने ऑर्डर पेयर होंगे। तो देखो 1 के पास 4 ऑप्शन है, मतलब आपको 1 की मैपिंग करनी है 3 4 5 6 में से। तो आप किसी एक से मैपिंग कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा आपको। तो इसका मतलब जाएगा 4C1। सिंपल सी बात है। आपसे अगर कोई ऐसे बोले कि ये इनपुट है, ये इसकी कोडोमेन है, और ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको फंक्शन बनाना है, उस रिलेशन में से फंक्शन लेना है। फंक्शन की कंडीशन क्या कि 1 की मैपिंग केवल सिंगल से करनी है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 4 5 6। लेकिन 4 में से किसी एक के साथ ही मैपिंग करोगे ना, तो क्या लिखेंगे 4C1। सिमिलरली 2 के पास हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब वो कौन से ऑप्शन है, वो प्रीवियस क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फिर 2 की मैपिंग करने की 3C1, अगले के भी 3C1, नेक्स्ट के भी 3C1, और लास्ट के भी 3C1, और उसके बाद 6 के अगेन 4C1 है। और इसको उसने क्या बोला गया है, के स्क्वायर, क्योंकि पहला तो 0 हो गया ना। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। तो देन मोड के इक्वल टू क्या जाएगा, 4 इंटू 3 की पावर 2। तो 9 36। तो मोड के इक्वल टू 36 आंसर इसका फिल कर देना है। देखो सॉल्यूशन में ये समझाया गया बच्चों को। तो मोड के इक्वल टू क्या गया 36। तो एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा लास्ट पैसेज है, ये एक सिंपल सा पैसेज था, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज है। पैसेज में क्या बोला गया ध्यान दें, एक फंक्शन f 0 से π/2 से 0 से 1 में डिफाइंड है, fx इक्वल टू तो गिवन है sin x स्क्वायर, और एक अनदर फंक्शन है g 0 से π/2 से 0 से इन्फिनिटी, और gx इक्वल टू गिवन है √πx/2 - x स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या पूछा गया है, आपको वैल्यू बतानी है ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 fx इंटू gx dx माइनस 0 से π/2 gx dx। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अपन एक काम करते हैं, ये 2 तो आगे लग रहा है, लगे रहने दो। इसको तो मान लेते हैं I1, इसको लेट करते हैं I2, और अपन पहले I1 को सोल्व करेंगे फिर I2। I2 मेरे सोल्व करने का कुछ है ही नहीं ना,
क्योंकि gx को पटकने पे अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो I1 को कैलकुलेट करते हैं। I1 इक्वल टू आ गया 0 से π/2। fx का मीनिंग तो है sin स्क्वायर एक्स और gx का मीनिंग है πx/2 और x। तो एक काम करो, x कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या जाएगा π/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। अब बेटा इसमें पता है क्या करना है आपको, किंग रूल अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 का मतलब x रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस एक्स, मतलब x को आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो इससे आपको अचीव होगा i इक्वल टू 0 से π/2। तो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करने का मतलब x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स का बन जाएगा cos x, तो ये तो आ गया cos स्क्वायर एक्स। और इधर रखने पे देखो क्या होगा, x की जगह जब π/2 माइनस एक्स लोगे तो ये तो बन गया π/2 माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा आपका x बन जाएगा। तो अल्टीमेटली दोबारा एज इट इज आ गए, मतलब gx आपका एज इट इज हो जाएगा। और अब देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो क्या है gx और ये भी क्या है gx, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा 2i1 इक्वल टू, ध्यान दे सभी, ये आ गया 2i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, gx तो कॉमन आ गया। जो i1 था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 fx dx, fx dx। और i1 की वैल्यू देखो अपन ने क्या कैलकुलेट की थी अभी, i1 की वैल्यू मिली थी 1/2 0 से π/2 gx dx। अपना i1 क्या आया था 1/2 0 से π/2 gx मल्टीप्लाइड बाय dx। और अब हम इसमें gx की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जाएगा i1 इक्वल टू 1/2 0 से π/2, gx का मतलब था x कॉमन था π/2 माइनस एक्स। अब देखो इसके पास आपके पास दोनों ऑप्शन है, x से मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगी x में क्वाड्रेटिक, तो आप इसको बना देना परफेक्ट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अपन ने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। एक तरीका तो है ये, इससे आप कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें रिप्लेसमेंट लगा दी, इसमें पुट कर दिया x को π/2 साइन स्क्वायर थीटा। ये लो, जब आप x को π/2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो देखो क्या होगा, ये तो आ गया π/2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या आएगा π/2 साइन स्क्वायर थीटा, तो π/2 कॉमन आ गया, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया था π²/4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा π/2 साइन थीटा cos थीटा। और फिर उसके बाद dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पाई साइन थीटा cos थीटा और डी थीटा मिल जाएगी। इसको यूज करना। तो देखो मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूं आपको। तो देखो i1 की वैल्यू, सॉल्यूशन इसने अलग तरीके से दिया है, तो इससे i1 की वैल्यू क्या मिली 1/2, लिमिट आपकी एज इट इज रहेगी, ध्यान देना 0 से π/2। ये कितना आया था बोलो, रूट की वैल्यू तो क्या आई थी π/2 साइन थीटा cos थीटा, और वो आ गया था पाई साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। तो फाइनली बाहर कितना आ गया π²/4 0 से π/2, ये आ गया साइन थीटा cos थीटा। तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई तो 4 से डिवाइड कर दें, तो क्या बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। और तो फाइनली आ गया π²/16 साइन स्क्वायर 2 थीटा के इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना 1 माइनस cos 4 थीटा/2। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो डिवाइड में आ गया, ये लो, और ये क्या बन जाएगा थीटा माइनस साइन 4 थीटा/4 0 से। तो देखो अपर लिमिट π/2 पे, ये तो π/2 बन जाएगा साइन पाई 0 और 0 पे दोनों 0। तो फाइनली आपके पास i1 की वैल्यू क्या मिलेगी π²/32 इंटू π/2 आंसर। ठीक है, तो ये मिल जाएगी π³/32, क्या मिलेगी π³/64। तो आप इसमें पुट करोगे तो देन ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो बेटा, थैंक यू। उसके